यस, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? तो देखोगे इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था दैट वाज रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। हमने सभी प्राइमरी रूल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, हमने सभी प्राइमरी रूल्स पढ़ लिए थे, प्राइमरी रूल्स रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, देन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, देन बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, देन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एज वेल एज रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सबको। चलो, तो प्राइमरी रूल हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो एक चीज ध्यान रखना है, these secondary rules of interpretation can be used in addition to the primary rule of interpretation. ठीक है, these secondary rules of interpretation can be used in addition to the primary rule of interpretation in order to know the true intention of legislature. In order to know the true intention of legislature. देखना, सबसे पहले secondary rules of interpretation. The four secondary rules of interpretation are given below. सबसे पहले expressio unius est exclusio alterius. This is a Latin maxim. एक बार मेरे साथ रीड करोगे, स्क्रीन पे देखो. This is a Latin maxim which means that express mention of one thing implies the exclusion of another. The phrase indicate that items not on the list are assumed not to be covered by the statute. In other words, when something is mentioned expressly in a statute, it should be presumed that the things not mentioned are excluded. क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? यहां बोला ओके, यहां बोला गया कि किसी भी लॉ को पढ़ते समय, ठीक है, किसी भी लॉ को पढ़ते समय, किसी भी एक्ट को पढ़ते समय या किसी भी प्रोविजंस को पढ़ते समय, अगर प्रोविजंस एक्सक्लूसिवली एक ही सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है, अगर प्रोविजन एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की ही बात कर रहा है, उससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए जा सकते हैं या किए जा सकते थे, बट दे हैव नॉट बीन कवर्ड, एंड इफ दे हैव नॉट बीन कवर्ड तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि जिसको कवर नहीं किया गया उसको क्या किया गया? एक्सक्लूड किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अपने कंपनीज एक्ट का फर्स्ट क्लास अटेंड किया था। कंपनीज एक्ट के क्लास में आपने डेफिनेशन पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कंपनीज का। तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बोलता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। ठीक है, तो वहां पे जो डेफिनेशन है वो क्या कर रहा है? सिर्फ किनको इंक्लूड कर रहा है? विच आर इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर दूसरे टाइप्स ऑफ कंपनीज या दूसरे फॉर्म्स ऑफ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डेफिनेशन ने एक्सक्लूड किया तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो जो डेफिनेशन है फॉरेन कंपनीज को कंपनी नहीं मानता है। As per the definition, as per that particular definition, foreign company is not a company. As per that definition, unregistered company is not a company. बात समझ में आ रहा है क्या? तो भाई जिनको इंक्लूड नहीं किया गया उस डेफिनेशन के अंदर, उसको हम लोग भी इंक्लूड
नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ऑनलाइन वालों कौन कौन बच्चे हो क्लास के अंदर, प्लीज एक बार नाम मेंशन कर दोगे? फिर से एक बार पढ़ो। दिस इज अ लैटिन मैक्सिम व्हिच मींस दैट एक्सप्रेसली मेंशनिंग वन पर्टिकुलर थिंग, expressly mentioning one particular thing implies the exclusion of another. For example हमारी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स जो सीएस एग्जीक्यूटिव का बैच अटेंड कर रहे हैं। अब मैं बोला कि कल के क्लास के अंदर सिर्फ 15 स्टूडेंट्स अलाउड होंगे, और वो 15 स्टूडेंट्स का मैंने नाम मेंशन किया, तो भाई मैंने जिनका नाम मेंशन किया ओनली 2 स्टूडेंट्स विल बी अलाउड, और मैंने जिसका नाम मेंशन नहीं किया वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, they won't be allowed or they will be excluded, they will be excluded from attending tomorrow's class or tomorrow's session. In other words, when something is expressly mentioned under an act or under a statute, it should be presumed कि जो चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, दिस रूल वोंट बी एप्लीकेबल कब, दिस रूल वोंट बी एप्लीकेबल कब, when its application leads to inconsistency or injustice। मतलब this rule won't be applicable अब when its application will lead to inconsistency or injustice। देखो एक तुमको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक प्रोविजन बनाया गया रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इंडियन पेनल कोड, और बोला गया कि वुमेन्स के अगेंस्ट किसी भी टाइप का क्राइम, चाहे वो वायलेंस हो चाहे वो हरासमेंट हो, ठीक है, will be penalized under a particular section, under a particular section। अब उस प्रोविजन में स्पेसिफिकली कुछ क्राइम्स को मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल उनको मारना, टॉर्चर करना, किसी भी टाइप का सेक्सुअल हरासमेंट करना, ठीक है। मान लो कि 3 ऑफेंसेस को कवर किया गया है, 3 ऑफेंसेस को कवर किया गया है उस पर्टिकुलर प्रोविजन के स्कोप में। तो जब आप वो प्रोविजन पढ़ोगे तो प्रोविजन पढ़ते समय क्या आप वो 3 ऑफेंस को ही कवर करोगे? मान लो कि मेंटल हरासमेंट हो रहा है, या मान लो कि एक वुमेन को अब्यूज किया जा रहा है, अब वो ये अब्यूजमेंट या मेंटल हरासमेंट एक्सप्रेसली कवर्ड नहीं है प्रोविजंस के अंदर, बट क्या आप इसको इंक्लूड करोगे? आंसर इज यस, बिकॉज अगर हमने इसको इंक्लूड नहीं किया तो it will lead to inconsistency or injustice। ये क्लियर है? This rule will not apply when its application leads to inconsistency or injustice, or when the language is plain enough, when the language is plain enough, when the meaning is clear, and when the exclusion was accidental। अब तुम समझना, अगर एक्सक्लूजन एक्सीडेंटल, इसका मतलब क्या निकलता है? इन केस इफ एक्सक्लूजन इज एक्सीडेंटल, बाय मिस्टेक हुआ है, तो जो एक्सक्लूड किया गया उसको भी हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। इज इट क्लियर? चलो एक बार फिर रूल पढ़ो, एक बार फिर से ये रूल पढ़ो, और फिर बढ़िया एग्जाम्पल तुमको दे रखा है, एक बार रूल फिर से पढ़ो। दिस इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस दैट expressly mentioning one thing automatically implies the exclusion of another। The phrase indicates that items which are not in the list are assumed not to be covered by the statute। एक और एग्जांपल देता हूं, आप ना जीएसटी पढ़ोगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में ना आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, और सर्विसेज का भी डेफिनेशन दिया हुआ है। तो गुड्स के डेफिनेशन में जिन जिन चीजों को कवर किया गया है सिर्फ उसके ऊपर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा ना।
गुड्स के डेफिनेशन में जिन जिन चीजों को कवर किया गया है सिर्फ उसके ऊपर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ऐसा कोई गुड्स जो डेफिनेशन में कवर नहीं किया गया है, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, अंडर जीएसटी। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आज भी क्या लगता है? वैट लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आज भी क्या लगता है? तो वैट लगता है। इज इट क्लियर? ओके। एक और आपको एग्जांपल दिया है। कंपनीज एक्ट में आप एक सेक्शन पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 197, ठीक है। सेक्शन नंबर 197 बात करता है कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बारे में। क्या बात करता है? कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का मतलब जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो सेक्शन 190 बोला कंपनीज के डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा बेस्ड ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक ही हम उसको क्या दे सकते हैं? रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। अब फिर सवाल उठता है कि सर प्रॉफिट का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट का क्या मतलब है यहाँ पे? हमने बोला कि 197 में मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हो, किस पे डिपेंड करता है? वो किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिटेबिलिटी पे। सेक्शन 197 में हम डायरेक्टर्स को मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिटेबिलिटी पे। फिर एक सवाल उठता है सर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब? तो यहाँ बोला गया प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब एज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 198। तो देखो एक्सक्लूसिविटी लेकर के है ना, बोले यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या? जो सेक्शन 198 के अंदर दिया। मतलब कि 197 में जब आप प्रॉफिट के बेसिस पे रेम्यूनरेशन दोगे, किसको? डायरेक्टर्स को। प्रॉफिट के बेसिस पे जब रेम्यूनरेशन दोगे डायरेक्टर्स को, तो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ओनली इन अकॉर्डेंस विथ 198। बात समझ में आ रहा है क्या? ओनली इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन नंबर 198। तो जिसको इंक्लूड नहीं किया उसको क्या मान लिया जाएगा? एक्सक्लूडेड। आप ये लिख लो, एज पर दिस रूल क्या बोला? जिसको इंक्लूड नहीं किया गया वो क्या मान लिया जाएगा? एक्सक्लूडेड, अनटिल एंड अनलेस इट लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी और इनजस्टिस। लिख लो एक बार लिख लो। एज पर दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, एज पर दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, एज पर दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिन वर्ड्स को एज पर दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जिन वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिन वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है उन्हें एक्सक्लूडेड मान लिया जाएगा, उन्हें एक्सक्लूडेड मान लिया जाएगा। until and unless it leads to until and unless it leads to inconsistency, until and unless it leads to inconsistency or injustice, until and unless it leads to inconsistency or injustice। ठीक है, लैटिन वर्ड याद रहेगा एक्सप्रेसियो यूनिस, मतलब जिसको एक्सप्रेसली इंक्लूड किया गया है। एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्ट्रियस, जिनको इंक्लूड नहीं किया गया उसको क्या मान लिया जाएगा? एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट, contemporanea exposito est optima et fortissima in leg, ऐसे नाम याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, as per this rule the maxim states that the law should be read in a manner as it would have been read when it was made. एक बार पढ़ो मेरे साथ. In a modern progressive society it would be unreasonable to restrict the intention of a legislature to the meaning attributable to the words used in the at this time the law was made. In the other words, the words of a statute must be given the meaning they had at the time of enactment. तुम समझना एक चीज, आपने रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पढ़ा था? वहां पे मैंने क्या बोला था? मैंने वहां पे बोला था कि एज पर द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस को एज इट इज पढ़ना है until and unless it leads to absurdity, है ना? until and unless it leads to absurdity. बट वहां पे एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? जो वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, फ्रेजेस है, हो सकता है कि इसका मीनिंग चेंज हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना? देयर मीनिंग में गेट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा गया था इन द ईयर 1872. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा गया था इन द ईयर 1872. अब कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा, कोई पर्सन आज पढ़ रहा है, 2021 में पढ़ रहा है, कितने साल हो गए उस एक्ट को आए हुए? 72 में आया था, तो ऑलमोस्ट 149 ईयर्स हो गए. ऑलमोस्ट 149 हो गया, ईयर्स हो गया ना? तो 149 ईयर्स में क्या हुआ? काफी सारे वर्ड्स हो सकते हैं उनके मीनिंग बदल गए हों, सेंटेंसेस के मीनिंग बदल गए हों, या कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका बदल गया हो. फॉर एग्जाम्पल 1872 में किसने सोचा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन भी हो सकेगा? आज के जमाने में तो क्या होता है, 90% कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. लेकिन ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किए गए थे? सुना मेरी बात ध्यान से. क्या ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किए गए थे? आंसर इज नो. क्योंकि 1872 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लॉ मेकर ने सोचा भी नहीं होगा कि यार ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करके भी कोई कॉन्सेप्ट इवॉल्व होगा आज से 150 साल बाद या 100 साल के बाद. बस समझ में आ रहा है क्या? तो जब हम ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे ना, देखो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट भी है तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी वी विल अप्लाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल. बस समझ में आ रहा है क्या? सेम कॉन्सेप्ट होता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट. इफ द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी एसेंशियल एलिमेंट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए वो किसके लिए भी चाहिए? ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के लिए. इसलिए तुम देखोगे ना, कोई भी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो या कभी मान लो कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी तुम करने के लिए जाते हो तो तुमसे एज पूछता है वो. यू मस्ट बी ऑफ 18+ years of age in order to enter into the contract. तुम देखना एज पूछता है वो. कोई भी शॉपिंग वेबसाइट या शॉपिंग एप्लीकेशन वगैरह आप डाउनलोड करो तो आपसे वो एज पूछेगा. 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा. तो आप समझो 150 साल के बाद कॉन्सेप्ट आया ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट का. अब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी एप्लीकेबल. क्यों? क्योंकि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंटरप्रीट करना है. अगर इसका इंटेंशन जानना है तो हमें देखना पड़ेगा कब? 1872 में जा करके. ठीक है, एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ सच लॉ, एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ सच लॉ, लॉ मेकर का क्या इंटेंशन रहा होगा, लॉ मेकर का क्या इंटेंशन रहा होगा, तो हमें वो समझना पड़ेगा. हमें वो समझना पड़ेगा. वो टाइम पे किसी पर्टिकुलर वर्ड, सेंटेंसेस या फ्रेजेस का क्या मीनिंग रहता होगा, हमें वो समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नो द ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर. बात समझ में आ रहा है क्या? ये रूल ये बोल रहा है, द मैक्सिम स्टेट्स दैट द लॉ शुड बी रेड in a manner as it would have been read when it was
मेड मतलब जब लॉ बनाया गया था तो उस टाइम पे पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंसेस और फ्रेजेस का क्या मीनिंग रहा होगा या रहता था, वही मीनिंग हमको डिराइव करना पड़ेगा, वही मीनिंग हमें डिराइव करना पड़ेगा आज भी, इन ऑर्डर टू नो दी ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, इन ऑर्डर टू नो दी ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर. इज इट क्लियर? In a modern progressive society, it would be unreasonable to restrict the intention of a legislature to the meaning attributable to the words used at the time the law was made. In other words, the law of a statute must be given the meaning which they had at the time of enactment. Next, क्या कह रहे हो? Done? Okay. Come to the next part. The rule will apply to old acts when the language is ambiguous. ठीक है? Non-applicability. This rule will not apply in case of new act. रीजन मालूम चल गया? न्यू एक्ट पे रूल क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? न्यू एक्ट का मतलब होता है जो रिसेंट टाइम्स में इंट्रोड्यूस किया गया. तो रिसेंट टाइम्स में अगर कोई एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है तो उसमें वही वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को यूज किया गया होगा जो कॉमन पार्लेंस में यूज में आता है. तो हमें ये रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमें रूल लगाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब कोई एक्ट 100 साल पुराना, 70 साल पुराना, 150 साल पुराना है. बात समझ में आ रहा है क्या? जब कोई एक्ट बहुत पुराना है तो उस समय उन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस का क्या मीनिंग रहता था, हमें वो मीनिंग जानना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नो द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर. बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक वर्ड का, सेंटेंसेस का या फ्रेजेस का मीनिंग चेंज हो जाए, है ना. नेक्स्ट, काफी बार ऐसा भी होता है ना कि तुमने सुना होगा कि 5000 साल पुरानी किताब मिली है या 1000 साल पुरानी कोई बुक, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है, 500 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट मिला है. अब उसका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अभी चलता नहीं है. तो उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है उसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले उस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा ना. पास में आ रहा है क्या? आप अगर कोई पुराने टेम्पल्स वगैरह में जाओ तो वहां पे दीवारों पे चीजें लिखी हुई और वो अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उधर क्या लिखा हुआ उसको ठीक से समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना, कि उस जमाने में जब इसे लिखा गया होगा तब इन वर्ड्स का क्या मीनिंग रहता होगा, तभी तो समझ में आएगा. ट्रू इंटेंशन ऑफ ड्राफ्ट मेकर, यार लिखने वाले का ट्रू इंटेंशन तो तभी मालूम चलेगा ना. यस. नेक्स्ट, nocitor a saucis. Meaning of the rule, the maxim means it is known by its associates. Underline कर लेना इसको. It is known by its, a word is known by its associates. The word is an act should be read in correlation to its companion words. If two or more words capable of analogous or parallel meaning are grouped together, they take color from each other. In other words, meaning of a word should be derived from its associated words. बहुत सिंपल है. यहाँ पे क्या बोला? As per this rule of interpretation, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग डिराइव करना पड़ेगा. ठीक है? in reference to the context with which या within which such words have been used. आपको एक वर्ड का मीनिंग डिराइव करना पड़ेगा. लिखो एक बार.
meaning of the word meaning of the word is to be derived meaning of a word is to be derived in reference to the context in reference to the context in reference to the context in which such words, phrases or sentences have been used. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, समझना। तुमने एक वर्ड सुना प्लांट, ठीक है, एग्जांपल दिया तुमको नोट्स में, बढ़िया एग्जांपल है, प्लांट वर्ड सुना। तो प्लांट वर्ड सुन के तुमको क्या समझ में आता है? प्लांट वर्ड सुन के क्या समझ में आता है? पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, वो फूल का भी पेड़, फूल भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है, और कोई वेजिटेबल्स भी हो सकता है ना, और कोई नॉर्मल पेड़ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तुमने सिर्फ वर्ड सुना क्या? प्लांट। नेक्स्ट तुमने वर्ड सुना प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट वर्ड क्या सुना तुमने? प्लांट एंड मशीनरी। तो अभी क्या समझ में आएगा तुमको? यार ये जो वर्ड है किसी कंटेक्स्ट में यूज किया गया है? इन कंटेक्स्ट और इन रेफरेंस टू एनी इक्विपमेंट्स, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या बोलता है ये रूल? अ वर्ड is required to be interpreted in reference to its associated words. बात समझ में आ रही है क्या? A word is required to be interpreted in reference to its associated words. Done? वहाँ क्या स्टूडेंट्स? हेलो, ओके, now moving on to the next part. चलें आगे। चलें आगे। नेक्स्ट one is strict and liberal construction. Next one is strict and liberal construction. अब समझना, नाम से पता चलता है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मतलब जो बोला, जितना बोला वो और उतना ही समझना है, ठीक है, जो बोला, जितना बोला वो और उतना ही समझना है। लिबरल कंस्ट्रक्शन मींस जो वर्ड्स और सेंटेंसेस है उसके स्कोप को वाइडन किया जा सकता है, ठीक है, उसके स्कोप को बढ़ाया जा सकता है। देखना, क्या बोला? स्ट्रिक्ट एंड
लिबरल कंस्ट्रक्शन. स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स ये बात करते हैं कहीं ना कहीं किसकी, एक्सक्लूसिविटी की. ठीक है, या ऐसा ही बोल लोगे, इट इज restricting the scope of interpretation. ठीक है, एंड यहाँ पे ये एक्सक्लूसिविटी की बात करता है और ये इंक्लूसिविटी की बात करता है. ठीक है, तुम समझना. मान लो कि तुमने इंक्वायरी किया सीएस एग्जीक्यूटिव के क्लासेस के लिए. ठीक है, तुमने पूछा कि सर क्लासेस हो जाएगा, मैंने बोला हाँ. तुमने पूछा फीस, मैंने बोला 44,000. तुमने पूछा क्लासेस अवेलेबल है, मैंने बोला यस क्लासेस आर अवेलेबल. तुमने पूछा फीस, मैंने क्या बोला, फीस इज 44,000. अब तुम ये 44,000 में क्या क्या मान के चलते हो? 44,000 में आप क्या मान के चलते हो? 44,000 में कवर होता है 100% कोर्स कंप्लीशन. इसके अंदर कवर होना चाहिए क्या? टेस्टिंग. इसके लिए कवर होना चाहिए क्या? नोट्स. इसके अंदर कवर होना चाहिए क्या? रिवीजन. इसके अंदर कवर होना चाहिए क्या? डाउट सॉल्विंग. तुम समझना हमारे बीच में कम्युनिकेशन क्या होता है. तुमने इंक्वायरी किया सीएस एग्जीक्यूटिव की फीस, मैंने क्या बोला 44,000. तो तुम क्या ये मान के चली थी कि कोर्स कंप्लीशन होगा, टेस्टिंग भी होगा, रिवीजन भी होगा, नोट्स भी मिलेगा और डाउट सॉल्विंग भी होगा? यस और नो? यस. तो यहाँ पे आपने क्या किया, इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन किया मेरी बातों का. मेरी बातों का इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन किया. समझ में आ रहा है क्या? और मान लो कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि हाँ 44,000 में वी विल कंप्लीट योर सिलेबस. तो मैंने क्या किया, आई हैव ऑलरेडी restricted the scope of words और phrases या sentences being used by me. मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि 44,000 में सिर्फ क्या कवर हो रहा है, 100% कोर्स कंप्लीशन. बाकी चीजों के लिए तुम्हें अलग से 3,000 रुपये पे करना पड़ेगा. बात समझ में आने क्या? तो जो अपन लॉ पढ़ते हैं तो अपन दो टाइप के डेफिनेशंस को पढ़ते हैं. एक होता है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, होता है एक इंक्लूसिव डेफिनेशन. एक्सक्लूसिव डेफिनेशन अगर पढ़ रहे हो तो क्या मतलब निकलता है कि जो बोला, जैसा बोला वो और वैसा ही पढ़ना है, उसके बाहर नहीं जाना है. पास में आ रहा है क्या? उसके बाहर नहीं जाना है. इंक्लूसिविटी में वो तो है ही, उसके जैसा कोई और भी. ठीक है, वो तो है ही उसके जैसा कोई और भी. इसको अपन बोलते हैं लिबरल कंस्ट्रक्शन. एक एग्जांपल देता हूं. कंपनीज का डेफिनेशन आपने पढ़ा, कंपनीज का डेफिनेशन पढ़ा. तो कंपनीज के डेफिनेशन में आपने पढ़ा कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट. तो वहां पे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं. बोला जो बोला, जितना बोला वो और वैसा ही पढ़ना है. फिर आगे चल के तुम टाइप्स ऑफ कंपनी में को डेफिनेशन पढ़ते हो, सेक्शन 8 कंपनीज का या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का. और वहां पे अपन पढ़ते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी विच इज क्रिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग आर्ट, साइंस, कल्चर, एनी रिलीजन, सोशल वेलफेयर, और आगे एक और वर्ड लोग जोड़ देते, और एनी अदर सिमिलर पर्पस या एनी अदर सिमिलर ऑब्जेक्टिव. अब मैंने ये वर्ड यूज किया ना, एनी अदर सिमिलर ऑब्जेक्टिव. अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं एनी अदर सिमिलर ऑब्जेक्टिव, तो इसका मतलब क्या भाई, जो ऊपर बोला वो तो है ही, इसके जैसा कोई और हुआ तो वो भी इंक्लूड हो सकता है ऑब्जेक्ट्स में. तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, लिबरल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, लिबरल कंस्ट्रक्शन. स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन, वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन. लिबरल कंस्ट्रक्शन में
वी आर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है. देखिए, strict and liberal construction. These two concepts holds very important place in regard to the interpretation of statutes. As word in itself suggests that strict would means to be one with rigid and firm ground basis. कि भाई एक ही है और इसके अलावा कोई और मीनिंग इंक्लूड नहीं होगा. And liberal would suggest being a more flexible and adaptable to situations or circumstances. देखिए, strict construction holds a very hard bound system with it, which does not involve any scope of flexibility. They just follow the path of those plain simple words as on the paper, without applying their own minds or ideas to it. These constructionists have a direct approach towards interpretation and do not involve any confusion with it. काफी बार ऐसा होता है ना, तुम ऐसे इन डे टू डे लाइफ भी तुम काफी ऐसे लोगों से मिलते हो जो थोड़े मंद बुद्धि के होते हैं. तुमने उसको कुछ काम करने के लिए बोला, वो काम पॉसिबल नहीं है, तो कोई और ऑल्टरनेट तरीका वो निकालता ही नहीं है. कोई और ऑल्टरनेट तरीका वो निकालता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पर्सन को भेजा मिठाई के शॉप पे और बोला कि तुम 1 kg गुलाब जामुन लेकर के आओ. ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, 1 किलो गुलाब जामुन लेकर के आओ. अब वो बंदा जाता है वहाँ पे दुकान पे और पता चलता है कि दुकान पे गुलाब जामुन अवेलेबल नहीं है और नियर बाई एरियाज में कहीं भी गुलाब जामुन अवेलेबल नहीं है. वो लौट करके आ जाता है. तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अरे भाई, गुलाब जामुन नहीं मिला तो कोई और मिठाई ले आता. करते हैं ऐसा? क्या करें हम लोग? वी आर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ, वी आर एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? लिबरल कंस्ट्रक्शन. अपन उसको बोलते हैं ना कि यार ठीक है यार, ये नहीं प्रोडक्ट नहीं मिला तो कोई और प्रोडक्ट ले आता. नूडल्स लेने के लिए भेजा, नेस्ले कंपनी का नहीं मिला, कोई और कंपनी का ले आता. लेकिन काफी बार हम उसको समझा के भेजते हैं कि देख, अगर नेस्ले कंपनी का मिला नूडल्स तो ही लेकर के आना, मैगी मिला तो ही लेकर के आना, अदरवाइज मत लेकर के आना. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द स्कोप. इज इट क्लियर? ओके. In other words, of the statute are to be constructed or is to be understood in its strict sense. Strict sense का मतलब जो जैसा बोला वो वैसा ही समझना है. Generally, criminal laws are given strict interpretation unless the accused is found guilty strictly as per the provisions of law, he cannot be punished. ठीक है? For instance, when an act provided for the punishment for causing wound by cutting or stabbing and the accused caused wound by biting, it was not covered under that provision of cutting or stabbing. बोला कि नॉर्मली जितने भी क्रिमिनल एक्ट हैं इंडिया में, ठीक है, उनका क्या करना पड़ता है? स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन. मतलब वो प्रोविजन में जो और जैसा बोला है वो और वैसा अगर हुआ, then only it is punishable under law. Is it clear? Okay. लिबरल कंस्ट्रक्शन, तो देखो यहाँ पे बढ़िया तुमको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. किसी को जख्म देना चाकू मार करके या तो कट करके इज अ पनिशेबल ऑफेंस. लेकिन दांत काटा तो उसको पनिशेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया. तो इसका मतलब समझ रहे हो, किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हो. ठीक है, स्टिल यू वोंट बी punished. Yes. लिबरल कंस्ट्रक्शन, तो लिबरल कंस्ट्रक्शन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले भी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन. अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिस्ट में हो सकता है कि 2-3 ऑफेंसेस को कवर किया गया है. तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा कि वो तो है ही, उससे मिलते जुलते
कोई और ऑफेंस है तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। वहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, वहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, लिबरल कंस्ट्रक्शन। वी नीड टू एक्सटेंड दी स्कोप, वी नीड टू एक्सटेंड दी स्कोप ऑफ आवर इंटरप्रिटेशन। इज इट क्लियर? चलिए एक बार आप इसको पढ़ना, पढ़ो इसको एक बार। आई एम कमिंग इन अ मिनट, है ना, आप इसको पढ़िए। तो प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लियर है? ओके अब आ जाओगे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट आपको गिवन है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एड्स। एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स का मतलब क्या होता है? अब एड्स बीमारी भी होती है, हाँ, इन एडिशन टू, मतलब प्राइमरी रूल्स अप्लाई कर लिया, नई क्लैरिटी आ रहा है। सेकेंडरी रूल्स भी अप्लाई कर लिया, फिर भी क्लैरिटी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? प्राइमरी रूल्स सेकेंडरी रूल्स अप्लाई करने के बाद भी क्लैरिटी नहीं आ रहा है, या ट्रू इंटेंशन मालूम नहीं चल पा रहा है ऑफ द लॉ मेकर, ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर मालूम नहीं चल पा रहा है। तो इन दैट केस वी कैन टेक द हेल्प ऑफ all these aids of interpretation, internal as well as external. Hello?
हेलो। हम्म, कोई बात, तो भी आ जाओ। हम्म, हम्म, ठीक है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब तुमको ये समझाने के लिए ना मेरे को पहले एक बेयर एक्ट खोलना पड़ेगा। देखो, तो मैं खोलता हूँ कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 में मैंने कितने चैप्टर्स बताए थे, कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स। कितने? 29 चैप्टर्स। कितने सेक्शन नंबर्स थे? 470। कितने शेड्यूल्स थे? 7। कितने डेफिनेशंस थे? 95। भूल भी गई तुम? हाँ, देखो, तो ये जो चैप्टर्स गिवन है ना, प्लीज ध्यान देना, एक बार ध्यान दो। चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट्स की। चैप्टर 1 बात कर रहे हैं किसकी? प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट्स। और यहाँ पे दो डेफिनेशन, चैप्टर 1 में दो डेफिनेशन कवर किया गया है। पहला डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल में मतलब इन शॉर्ट हम इस एक्ट को क्या नाम देंगे? तो इन शॉर्ट इस एक्ट को क्या नाम देंगे? द कंपनीज एक्ट 2018। 18 नहीं, सॉरी 2013। ये क्या लिखा है? नंबर 18 ऑफ 2013। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है नंबर 18 ऑफ 2013? पार्लियामेंट में जितने भी बिल प्रेजेंट किए गए थे ना इन द ईयर 2013, उसमें से कंपनीज एक्ट बिल कौन सा नंबर का था? 18th नंबर का था। ये क्लियर है? तो शॉर्ट टाइटल तुमको दिया हुआ है। शॉर्ट टाइटल में इन शॉर्ट इस एक्ट का नाम क्या? तो इन शॉर्ट इस एक्ट का नाम क्या होगा? द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट, एक्सटेंट में क्या दे रखा था? एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी। कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। कमेंसमेंट कब से? 12 सितंबर। एप्लीकेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सभी कंपनीज के ऊपर। कंपनीज का मतलब डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट। समझ में आ रहा है क्या? ये चीजें क्लियर है आपको? अब देखना, बोला कि जब प्राइमरी रूल्स सेकेंडरी रूल्स अप्लाई करके भी ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर मालूम नहीं चल पाए, जब प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स अप्लाई करके भी ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर मालूम नहीं चल पाए, तो वहां पे अपन क्या करेंगे? वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, देखो, सबसे पहले टाइटल। सबसे पहले टाइटल देखो, लॉन्ग टाइटल इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट एंड इज एडमिसिबल एज एन एड टू इंटरप्रिटेशन। सर, आपने यहां पे टाइटल बताया, बताया ना? एक्ट का टाइटल क्या था? एक्ट का टाइटल क्या था? कंपनीज एक्ट 2013। ये शॉर्ट टाइटल है, तो लॉन्ग टाइटल क्या होगा? ये लॉन्ग टाइटल। इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? मर्ज करना, मिलाना। तो पुराने एक्ट के प्रोविजंस को इसमें कंसोलिडेट किया गया है। कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट के प्रोविजंस को इसमें कंसोलिडेट किया गया है। ये लॉन्ग टाइटल है बेटा। इन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। तो बोला कि कुछ सर्कमस्टांसेस में प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई कर लिया, सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई कर लिया, लेकिन ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर मालूम नहीं चल पा रहा है। तो इन दैट केस वी कैन मेक द इंटरप्रिटेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एड। इंटरनल एड, और इंटरनल एड में सबसे पहला एड क्या? सबसे पहला एड कौन सा है? टाइटल। टाइटल में कौन सा टाइटल? लॉन्ग टाइटल। ठीक है, तो वी कैन मेक द इंटरप्रिटेशन इन रेफरेंस टू द लॉन्ग टाइटल ऑफ द एक्ट। शॉर्ट टाइटल कैन नेवर बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन।
बात समझ में आ रहा है क्या? शॉर्ट टाइटल कैन नेवर बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन। देखो लॉन्ग टाइटल इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, लॉन्ग टाइटल इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, तो वो लॉन्ग टाइटल था। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज। लॉन्ग टाइटल इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट and it is admissible as an aid to interpretation. It sets off the general terms and object of the act, although it cannot override the clear meaning of an enactment. Short title cannot be used for interpretation of statute. ठीक है? For example, Foreign Exchange Management Act is a long title. FEMA Act is a short title. तो काफी बार हम एक वर्ड का, फ्रेजेस का, सेंटेंसेस का जो एक एक्ट में यूज किया गया है उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इन रेफरेंस टू द लॉन्ग टाइटल being used in the act. लॉन्ग टाइटल में इसका फुल फॉर्म है ना, लेकिन इसका लॉन्ग टाइटल ऐसे भी हो सकता है। जब आप फेमा एक्ट खोलोगे ना, लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। हाँ वो भी लॉन्ग टाइटल है, वो लॉन्ग टाइटल है, वो आपको यूज में लेना है इन ऑर्डर टू मेक द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, preamble is basically a statement which defines the ultimate objective of the act. तो मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट 2013 का प्रीएम्बल क्या हो सकता है? कंपनीज एक्ट 2013 का प्रीएम्बल क्या हो सकता है? टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। तो काफी बार हमको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा इन रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने बोला तुमको कंपनीज एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस करने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या था गवर्नमेंट का? टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। तो अगर हम लोग ऐसा कोई प्रोविजन पढ़े कंपनीज एक्ट में जिसका इंटरप्रिटेशन क्या आ रहा है, विच इज अगेंस्ट द गुड गवर्नेंस, तो हमको उसको इंटरप्रेट कैसे करना पड़ेगा? दैट इट इज प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। बस समझ में आ रहा है क्या? हमने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया इन रेफरेंस टू दी प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट। प्रीएम्बल क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच डिफाइंस द ऑब्जेक्ट या पर्पस ऑफ द एक्ट। थर्ड है हेडिंग इन टाइटल ऑफ द चैप्टर। देन हेडिंग इन टाइटल ऑफ द चैप्टर। अब देखो हेडिंग इन टाइटल, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कंपनीज एक्ट में ये चैप्टर्स है, 29 चैप्टर्स है। अब मान लो कि मैंने तुमको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 28 में वाइंडिंग अप। चैप्टर का नाम क्या है? वाइंडिंग अप। तो भाई वाइंडिंग अप चैप्टर में जितने भी प्रोविजंस हम पढ़ते हैं ना, वो सभी प्रोविजंस किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे? इन रेफरेंस टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। बस में आ रहा है क्या? मान लो कि वाइंडिंग अप का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे कंपनीज एक्ट में, और वहां पे एक लाइन आया दैट कंपनी विल सेल ऑफ हिज एसेट्स, सेल ऑफ देयर एसेट्स। इसका मतलब क्या निकलेगा? हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे? वाइंडिंग अप। इसका मतलब क्या निकलेगा कि कंपनी वाइंडिंग अप करने के लिए जा रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी इज सेलिंग ऑफ देयर एसेट्स। अब समझो, सेलिंग ऑफ एसेट्स दो सिचुएशन में हो सकता है ना। एक कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी एसेट्स को तो बेच ही सकती है। कंपनी अपने एसेट्स को सेल ऑफ कर सकती है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लेकिन हम ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहां पढ़ रहे? वाइंडिंग अप चैप्टर में। बात समझ में आ रहा है क्या? हम ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहां पढ़ रहे? वाइंडिंग अप चैप्टर के अंदर। तो हमको इसका इंटरप्रिटेशन किसके रेफरेंस में निकालना पड़ेगा? इन रेफरेंस टू द टाइटल ऑफ द चैप्टर। इज इट क्लियर? ऑनलाइन वालों आपको क्लियर है सब कुछ? इज इट क्लियर ऑनलाइन वाले बच्चों?
तुम लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो आज। लगता है मुझे तुम्हारे घर पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट, मार्जिनल नोट्स। अब समझो मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं। देखिए, नेक्स्ट वन इज मार्जिनल नोट्स। अभी मार्जिनल नोट्स क्या होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। काफी बार क्या होता है, हम किसी भी एक्ट का कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर एक्ट का प्रोविजन पढ़ रहे हैं, तो प्रोविजन तो पढ़ ही रहे हैं, ऊपर प्रोविजंस दिया हुआ है और नीचे काफी सिचुएशन में उसका इंटरप्रिटेशन दिया रहता है। काफी केसेस में उसका इंटरप्रिटेशन दिया रहता है। इंटरप्रिटेशन दिया रहता है या अपन को ना, देखो ऊपर दे दिया प्रोविजंस, हमने प्रोविजन पढ़ा और हमको क्लैरिटी नहीं आया, तो लॉ मेकर ने क्या किया, वहां पे एक एग्जाम्पल भी प्लेस किया है। ठीक है, एग्जाम्पल प्लेस किया है। क्यों? ताकि रीडर को क्लैरिटी आ सके। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल नोट। अब हो सकता है कि प्रोविजन पढ़ के हमारा इंटरप्रिटेशन कुछ और निकले, लेकिन एग्जाम्पल पढ़ के इंटरप्रिटेशन बदल जाए। हो सकता है ना ऐसा। तो अल्टीमेटली हमको क्या इंटरप्रेट करना है, जो मार्जिनल नोट्स में गिवन है, विथ रेफरेंस टू दी मार्जिनल नोट्स वी विल मेक द इंटरप्रिटेशन विथ रेफरेंस टू दी मार्जिनल नोट्स। इज इट क्लियर? तो कितने इंटरनल एड्स पढ़े अभी तक, कितने इंटरनल एड्स पढ़े अभी तक? 4। कौन कौन से? टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग और टाइटल ऑफ द चैप्टर। हेडिंग हो गया, उसके बाद में मार्जिनल नोट्स। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ेंगे। सो टुमारो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। थर्टीन, 14। ऑनलाइन वालों, आई होप कि सबको क्लियर है। मैं बहुत धीरे धीरे और कम कम कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिटेन रहे हर क्लास के बाद में। दिस चैप्टर इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिटेन, टू रिमेंबर, इसलिए थोड़े थोड़े पोर्शन ही हम लोग कवर कर रहे हैं। इसलिए हम लोग 4 क्लासेस लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट का। आई होप सबको क्लैरिटी आ रही है और सबको याद भी रह रहा है जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। 17 चैप्टर्स है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।